हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक माय लाइफ चैनल। और आज हम शुरू कर रहे हैं नागराज और सुपर कमांडो, जो कि 2 in 1 कॉमिक महाविशेषांक पर काले, जो विध्वंस मल्टी स्टार कॉमिक का अगला पार्ट है, जिसे आप पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको ये मिलेगी, विध्वंस। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं कॉमिक्स नागराज सुपर कमांडो ध्रुव की पर काले। ये इसका कवर पृष्ठ है कुछ इस तरह से। नागराज सुपर कमांडो ध्रुव, विसर्पी धनंजय, कालदूत किरगी। मेरी मदद करो ध्रुव, इस नागराज को रोको। यह नकली और पापी नागराज है। अगर इसका रास्ता नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया में भगवान की बजाय शैतान की पूजा होने लगेगी। इसको सिर्फ तुम ही रोक सकते हो। इस पर ध्यान मत दो नागराज, छोड़ दो मेरा रास्ता। मेरे दुश्मन तुमको भ्रमित करके आपस में लड़वाना चाहते हैं और मुझको वे 3 मुंड हासिल करने से रोकना चाहते हैं, जो इस दुनिया में फैले शैतान के हर दूत को कैद कर सकते हैं। उफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सही कह रहा है कौन गलत। लेकिन अभी तो मुझको इस नागराज और उसके मित्रों को अपने मित्रों से मदद करने के लिए रोकना ही होगा, क्योंकि ये बनते ही जा रहे हैं विनाश के पर काले। संजय गुप्ता की पेशकश। महानगर जैसे मेट्रो शहर में अपराध दर नागराज के कारण चाहे निम्न स्तर पर हो, लेकिन शून्य कभी नहीं हो सकती। चाहे मामूली सही, लेकिन अपराध तो होते रहेंगे। क्यों फुस। अरे अपने कर्मों से चाहे मत डर, पर नागराज से डर। अगर नागराज आ गया तो तू सालों तक जेल में सड़ेगा। फटाफट मान निकाल। और ये नागराज दुनिया को बचाने में बिजी रहता है, उसके पास इतना टाइम किधर है। वैसे तेरे जैसे एक आदमी को लुटने से बचाने है क्या? ला पुछ दे दे माल। लुटेरा यह नहीं जानता था कि नागराज के लिए हर चीज़ महत्वपूर्ण है, दुनिया भी और एक मामूली असहाय इंसान भी। तड़ाक। देखा, मैंने कहा था ना नागराज कि नागराज आएगा। तूने कब कहा था रे? तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए नागराज, वरना इसने तो मुझे लूट ही लिया था। ये झूठ बोला है नागराज, मैंने नहीं। इसने इसने मुझे लूटने की कोशिश की है। मैं तो सब्जी बेच कर घर जा रहा था। ओह, तेरे पास दिमाग भी है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बचने का अच्छा तरीका निकाला है तूने। ऐसी और भी रिपोर्ट आई हैं जब कोई चश्मदीद गवाह ना होने की वजह से लुटेरा लुटे हुए नागरिकों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है, ताकि वे मुझसे और पुलिस से बच सकें। लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आप घर जाइए और कल सुबह इस एरिया के थाने में आकर इसकी शिनाख्त कर दीजिएगा। थैंक यू नागराज, तुम्हारे रहते कानून मानने वालों के नागरिकों पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। ओ, सांप में पैर फंसकर गिरते ही लुटे नागरिक के ब्रीफकेस का सारा सामान गिरकर जमीन पर बिखर गया। ओ, दर्जन घड़ियाँ, चाकू, पिस्तौल और पैसे। इन पैसों पर धनिये की पत्ती भी चिपकी है। यानी ये सच बोल रहा था, तुमने लूटा है सब्जी वाले को? यानी मैं गलत समझ रहा था, लूटने वाला ही लुटेरा निकला? सबसे पहले तो इस गलती की भरपाई करनी होगी ऐसे। मुझे माफ़ कर दो। तुमसे बचकर लूट मार का ये बस यही तरीका था। हमारे गैंग ऐसे ही गरीबों को लूटता है, जिनके पास 1-2 हज़ार रुपये हों और वे शक्ल से अपराधी लग रहे हों। सूट बूट पहने होने के कारण पुलिस हमेशा हमारी बात ही सही मानती है। सही कह रहा है तू। हम इंसान की परख उसकी शक्ल से करते हैं और यहीं पर धोखा खा जाते हैं। मुझे माफ़ करना दोस्त, अब लॉकअप में ये जाएगा और शिनाख्त करने तुम जाओगे। माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है नागराज, ऐसी परिस्थिति में कोई भी धोखा खा सकता है। धन्यवाद दोस्त, आज तुमने मुझको एक बहुत बड़ी गलती से बचा लिया। अभी थोड़े दिन पहले मैं अधम और सधम को पहचानने में गलती कर चुका हूँ। जो अच्छा दिखता था वह बुरा निकला और बुरी शक्ल वाला अच्छा निकला। इस संबंध में जानने के लिए पढ़ें मल्टी स्टार विशेषांक विध्वंस, जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है कॉमिक्स। वह तो अच्छा हुआ कि सदम अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया और मानवता के एक बहुत बड़े खतरे से बच गई। मानवता, अगर सदम को पाप क्षेत्र में ना भेज दिया गया होता तो पूरी धरती पाप क्षेत्र बन जाती। खैर, अब तो सदम की कहानी खत्म हो चुकी है। अब धरती को उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डर नहीं है। सदम नाम की मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई थी। सिर्फ और उसके और धरती के बीच में एक अवरोध आ गया था। पाप क्षेत्र के कैदियों को धरती से अलग करने रखने के लिए बना हुआ अवरोध। पाप शक्तियों से ये अवरोध को तोड़ना संभव नहीं है। पाप शक्तियों का इस पर जितना भीषण वार करेंगी, ये उतना और मजबूत हो जाएगा। लेकिन मैंने इस अवरोध से एक बार द्वार खोला है, और जो काम एक बार किया चुका है वह दोबारा भी किया जा सकता है। मैंने अधम की खोज में धरती पर सदियाँ इसलिए नहीं बताई थी कि अधम मुझको पाप क्षेत्र में कैद कर सके। तुम पाप के अवतार हो ज़रूर हो सदम, लेकिन यह द्वार सिर्फ तुम्हारी पाप शक्ति के कारण नहीं खुला था। याद करो, उस वक्त अधम के शरीर में मौजूद पुण्य आत्माओं की शक्ति तुम्हारे शरीर में मौजूद पाप शक्तियों से टकरा रही थी। पाप और पुण्य की शक्तियों के भीषण टकराव के कारण जो ऊर्जा फैली थी, उसी ने द्वार खोला था। अकेले पाप शक्ति इस अवरोध के द्वार को नहीं खोल सकती। तो फिर मैं ऐसी परिस्थितियां पैदा करूंगा कि ये फिर से
वैसी ऊर्जा फैले और द्वार खुले, मैं यहाँ पर ज़रूर बंद हूँ, लेकिन धरती पर मौजूद पाप शक्तियों से संपर्क कर सकता हूँ। उनको पुण्य आत्माओं से लड़वाकर मैं द्वार फिर से खोलूँगा। कोई फायदा नहीं होगा सदम, द्वार खुलने से पहले ही कुछ पापी आत्मा धरती पर आ जाएंगी। पृथ्वी पर पाप फैलने से पूरे पाप क्षेत्र का धरती पर फैलना जरूरी है, और ऐसा सिर्फ त्रिमुंडों को आपस में जोड़कर किया जा सकता है, जो धरती पर अलग स्थान में पड़े हुए हैं। तो फिर मैं धरती पर पहुँचकर उन त्रिमुंडों को हासिल करूंगा और पाप क्षेत्र को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा, आज़ाद कर दूंगा तुम सबको। यहाँ से बाहर निकलने पर तुम खुद भी आज़ाद नहीं रह पाओगे सदम। नागराज जैसी पुण्य आत्मा तुमको जल्दी पकड़ लेंगी। मैं एक तीर से दो शिकार करूंगा। पाप क्षेत्र में अवरोध में द्वार भी खोलूंगा और ऐसा रूप भी धारण करूंगा कि पुण्य आत्मा त्रिमुंड हासिल करने में खुद ही मेरी मदद करेंगी। बस मुझको एकांत चाहिए, ताकि मैं किसी ऐसी भीषण पापी आत्मा को ढूंढूं जो पुण्य आत्माओं को ऐसी टक्कर दे सकें जिससे द्वार खुल सके। और ऐसी शक्ति पाने के लिए मुझे पूरी पृथ्वी को छानना होगा, छान मारूंगा। मिल गया, मिल गया, एक ऐसा महापापी प्राणी जिसके अंदर उतना ही पाप है जितना मेरे अंदर है, लेकिन वह कैद में है। उसको आज़ाद कराना होगा, और यह काम करेंगे मेरे वो गुलाम जिनको मेरे सदियों तक पृथ्वी पर रहने के दौरान तैयार किया था। और अब शुरू होता है पृथ्वी पर पाप क्षेत्र फैलाने का खेल। मानवों और मानवता के से आबाद ये धरती, जिसका 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, और इस जल के अंदर सागर के सबसे गहरे तल में स्थित है प्राचीन विज्ञान का एक चमत्कार, स्वर्ण नगरी, देव जातियों के प्राणियों का नगर, जो सदियों तक यहाँ पर स्थित है। सिर्फ गिने चुने मानव ही को ही इसकी जानकारी है, लेकिन इसलिए किसी अनजान शक्ति का यहाँ पर आना केवल एक संयोग ही हो सकता है। वो नगरी की सीमा पर बेड़ियों में जकड़ी एक युवती तैर रही है। उसको हमारे यंत्र बताने में भी जीवित है। अवश्य किसी निर्दयी ने इसकी हत्या करके उसको इस प्रकार फेंका है। संयोजवश वह यहाँ पे आई है। इस संबंध में जानने के लिए पढ़ें ग्रैंड मास्टर रोबो, सामरी की ज्वाला, चंडकाल की वापसी और महाकाल। अगर ये कॉमिक्स आप चाहते हैं तो हम अपलोड करेंगे अपनी कॉमिक्स अपने चैनल पर। हमें कमेंट में लिखिए। इसको नगरी के अंदर ले जाओ। आदेश मिलते ही स्वर्ण नगरी के प्रहरी युवती के पास जा पहुंचे, और फिर स्वर्ण नगरी के सुषुप्रा गृह में यानी अस्पताल। आश्चर्य, हम समुद्र से कई सतह पर कई किलोमीटर नीचे बसे हैं। इतने नीचे तक डूबने तक तो ये काफ़ी समय लगता है। इतने समय में तो कोई प्राण तक देगा, फिर ये स्त्री जीवित कैसे है? शायद इसके पास कोई जीवन रक्षक उपकरण रहा होगा जो बीच में कहीं गिर गए होंगे। यह संभव है, परंतु यह भी संभव है कि हमारे किसी दुश्मन ने स्वर्ण नगरी में घुसने का षड्यंत्र रचा हो। हमको सावधान रहना होगा और स्त्री पर नजर रखनी होगी। चिकित्सा अधिकारी का शक एकदम सही था। यह एक षड्यंत्र था। बेहोश स्त्री पर नजर तो रखी जा रही थी, परंतु खतरा बेहोश स्त्री की तरफ से नहीं था, उधर से था जिधर से किसी का ध्यान नहीं था। स्त्री को जकड़ने डुबोने वाली चैन और गोले अपने आप हरकत में आ रहे थे, और एक अद्भुत प्राणी का आकार उभरता जा रहा था। धड़ाक! अब मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वह कार्य करना है जिसके लिए मैं स्वर्ण नगरी आया हूँ। राक्षस चंडकाल को स्वर्ण नगरी की कैद से मुक्त करना है मुझे। चंडकाल कड़ी सुरक्षा के घेरे में था। इस पर दिन रात नजर रखना क्यों जरूरी है? हमने तो वैसे भी इसको उस दुनिया में पहुंचाया हुआ है जहाँ पर इसका दिमाग इसको देव पर विजय प्राप्त करते हुए दिखा रहा है। इसको ये आभास भी नहीं है कि वास्तव में कैद में है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने इसकी याददाश्त को भी अलग कर दिया। अगर इसका दिमाग भी हमारी कैद में है, हमारा शरीर भी, जब तक ये आज़ाद नहीं हो सकता, कोई इसको बाहर से आज़ाद कराने नहीं आ जाता। अपने आप तो ये आज़ाद हो नहीं सकता। इसलिए तो मुझे बाहर से आना पड़ा चंडकाल को आज़ाद कराने के लिए। और यह काम पूरा करने के लिए जो बेड़ कड़ी को रोकेगा वह मृत्यु को प्राप्त होगा। धड़ाक! प्रहरी उस अजीब सी मुसीबत से निपट तो नहीं पाए थे। छनछनाक, लेकिन बेहोश होते थे। उस प्राणी ने खतरे का सिग्नल संकेत बनाने में सफल हो गए। देखते देखते पूरे स्वर्ण नगरी वासी चकित हो उठे। चंडकाल को कारागृह के कक्ष में कुछ गड़बड़ हो गई है। प्रहरियों को वहाँ पर तुरंत भेजो। टी टी टी, अभी भेजता हूँ। बेड़ कड़ी चंडकाल के शरीर के कक्ष को बाहर निकालने में सफल तो हो गए, लेकिन स्वर्ण नगरी से बाहर जाने का रास्ता ही बहुत लंबा था। वहीं पर रुक जाओ, हमारी कैदी को छोड़ दो, वरना तुम्हारे लौह के शरीर को पिघला दिया जाएगा। तुम सब मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर छोड़ देंगे। धमकियों के आदान प्रदान के बाद यह तय हो गया था कि घटने वाला घटनाक्रम विनाशकारी होगा, लेकिन अभी यह तय होना बाकी था कि विनाश किसका होगा। दोनों गोले आपस में टकरा दी। जो तीव्र धने तरंगे पैदा हुई, उसका शक्ति प्रहरियों के हवा में उछलकर दूर फेंकने के लिए काफ़ी थी। मेरे कान! मेरा तो सर दर्द से फटने लगा है। सबसे आगे होने के कारण ध्वनि धमाके ने तो मेरे कवच ही तोड़ डाला है। हम लोग इसको मामूली समझ रहे थे, इसलिए मात खा रहे थे। इस बार अस्त्र शस्त्रों से लैंस सैनिकों को भेजो। हमको पहले ही समझ लेना चाहिए था कि चंडकाल को मुक्त कराने के लिए कोई मामूली शक्तियुक्त प्राणी नहीं भेजेगा। बड़ा अद्भुत वैज्ञानिक शक्तियों से युक्त अस्त्रों से लैंस छोड़े योद्धाओं ने
जल्दी पेड़ कड़ी को जा घेरा। पड़ाम! ओहो, ये तो और विध्वंसक अस्त्र लेके आए। अब ये वायु क्षेत्र से वार कर रहे हैं। मुझे चंडकाल को बचाने के साथ साथ इसको नष्ट करना होगा। चंडकाल को किसी भी सूरत में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगले ही पल पेड़ कड़ी का एक दीवार खुला और एक विध्वंसकारी किरण ने मिसाइल सा काम किया। हवा में उड़ता एक स्वर्ण योद्धा लड़ाई से बाहर हो गया, लेकिन बाकी दोनों स्वर्ण योद्धाओं को अपनी गाते को बढ़ाकर किरण बस से वार कर रहे थे। इसका सिर उड़ गया है। अब इसके सिर को बनाने वाली चैनें टूट रही हैं, लेकिन ये फिर भी रुक नहीं रहा। अब इसको रोकने के लिए क्या करें? मैं नहीं रुकूंगा। रुकोगे तुम दोनों। बस बहुत हो गया। अब मैं खुद जाकर इसको रोकूंगा। जाओ धनंजय, अब इस मुसीबत को सिर्फ तुम ही रोक सकते हो। स्वर्णनगरी वासी अभी भी चिंतित हो उठे थे। हम बेड़ कड़ी के विषय में कुछ नहीं जानते, इसलिए हम उसको रोक पाने में असफल सिद्ध हो रहे हैं। ये लड़की अब तक बेहोश थी, वरना हम इससे कम से कम यह तो पता चल ही सकता था कि यह बेड़ कड़ी आया कहाँ से है। पर इसकी हालत ठीक नहीं है। इसके शरीर से बार बार हो रही ऐंठन इसकी हालत और ख़राब होने का संकेत दे रही है। बेड़ कड़ी को रोकने का सारा दामोदार अब धनंजय के बाजुओं पर टिका था। बस तेरे कदम इस स्थान से आगे नहीं बढ़ेंगे। कौन है रे तू? जब मुझको प्रलयंकारी अस्त्र नहीं रोक पाए तो महाभारत काल का धनुष मुझे भला क्या रोकेगा? धनंजय के धनुष से जो तीर छूटते हैं उसके सामने प्रलयंकारी अस्त्र भी कंकड़ की भांति लगते हैं। तूने भी मंत्रित तीरों की शक्ति को देखा नहीं है। ले देख, मैं तुमको दिखाता हूँ तीरों की शक्ति। तू पहली शक्ति को सहकर दिखा तो तुझको योग्य शत्रु मान लूँगा। आह, ये तीर तो मेरे शरीर के अंदर तक धंस गया और भीषण कंपन पैदा कर रहा है। मैं अपनी शरीर को बनाने वाली चैनों को एक साथ नहीं रख पा रहा हूँ। निकाल ले तेरी शरीर मेरे से, या इसकी शक्ति समाप्त कर दे, वरना मेरा शरीर बिखर जाएगा। यही तो मैं करना चाहता हूँ, इसलिए तुझे बचाने का सवाल ही नहीं उठता। मैंने तुझसे मदद नहीं मांगी धनंजय, तुझको चेतावनी दी थी। अगर मैं ख़त्म होऊंगा तो तेरे साथ मेरे साथ साथ स्वर्ण नगरी भी खत्म हो जाएगी। हे भगवान! इसने अपनी चैनों से स्वर्ण नगरी के भवनों को जकड़ लिया और मैं इसके शरीर से होते हुए कंपन भवनों तक को पहुँचकर कबा कर रहे हैं। मुझे कंपनों को रोकना ही होगा। धनंजय द्वारा शक्ति तीर वापस बुलाती बेड़ कड़ी ने हमला शुरू कर दिया। अब मैं तुमको दोबारा तीर चलाने का मौका ही नहीं दूंगा। ओहो, इसने तो मेरे हाथों से धनुष को गिरा दिया है, लेकिन मेरे दिमाग में अब जो योजना बन रही है उसमें बगैर मंत्रित तीरों के बेड़ कड़ी नाम की मुसीबत को गायब कर सकता हूँ। धनंजय के उस किरण बाण ने बेड़ कड़ी की चीनों को काट कर चंडकाल को भूमि पर गिरा दिया। फिर धनंजय की मस्तक मणि हवा में एक द्वार बनाने लगी। ओ, मैं समझ गया तेरी चाल, समझ गया। चल, मैं तुझको इस चाल को सफल नहीं होने दूंगा। ओहो, ये मुझको द्वार बनाने से रोक रहा है, लेकिन मैं इसको अंतरिक्ष के किसी गुमनाम कोने में भेजना चाहता था। लेकिन इसके बार मुझको इतना ध्यान नहीं लगाने दे रहे, लेकिन मैं अपनी इच्छा के स्थान का द्वार खोल सकूँ। खैर, अब ये द्वार कहाँ खुलेगा ये तो ईश्वरी जाने, लेकिन मैं द्वार को खोलूँगा अवश्य, ताकि इस मुसीबत को कम से कम स्वर्ण नगरी से बाहर निकाला जा सके। द्वार बना और धनंजय ने लपक कर अपने धनुष पर फिर से एक शक्ति मार लिया। यह वैवास्त्र है, वायुओं का बवंडर पैदा करने वाला तीर। ये तुझको द्वार के उस पार फेंक देगा और फिर तू यहाँ से कभी वापस नहीं आ पाएगा। नहीं, मैं चंडकाल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। बेड़ कड़ी की चैनें स्वर्ण नगरी से लिपटकर उस पार जाने लगी। एक भयंकर रस्साकसी शुरू हो गई। शायद किस्मत ने ही बेड़ कड़ी को द्वार के पार जाने से रोक लिया था, क्योंकि धनंजय द्वारा शक्तिशाली जल्दबाजी में खोले गए उस द्वार के पार था राजनगर। अरे ये क्या, आसमान से गोले की बजाय चैनें कैसे बरसने लगी? जरूर नरक का द्वार खुल गया है। भागो, ये भी इमारतों को मामूली नुकसान पहुंचा रहा है, फिर हमको नरक में घसीटने लगेंगी। राजनगर पर मुसीबत है, उसे रखवाला ना है, यह संभव है। यह तो सचमुच भी गरीब चीज़ लग रही है, लेकिन बगैर इसका पता लगाए असलियत का पता नहीं चलेगा। पास आने में खतरा तो जरूर है, लेकिन अगर मैंने खतरा मोल ले लिया तो राजनगर पर जरूर खतरा टूट पड़ेगा। चैनों के झुंड के द्वार ने आकार को छुपा रखा था, वरना ध्रुव को माजरा समझते देर नहीं लगती। उफ, चैनें तो बुरी तरह हिल रही हैं। इन पर तो पकड़ बनाए रखना भी मुश्किल है, पर इन चैनों के ऊपर पहुंचना तो एवरेस्ट पर चढ़ने के बराबर है। और द्वार के दूसरी तरफ वैवास्त्र काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसका शरीर छिद्रों से भरा हुआ है। वायु अपना दबाव डालने की बजाय इसके आर पार हो रही है, यानी यह अपने चैनों के साथ अलग अलग स्थानों पर फंसाकर बवंडर के दबाव का सामना आराम से कर रहा है। इस बल परीक्षा में जीत आखिरकार बेड़ कड़ी की हुई। अब तू नहीं बचेगा धनंजय। धनंजय यानी मैं अपने चैनों के साथ स्वर्णनगरी के अंदर खिंचाया हूँ। बेड़ कड़ी ने ध्रुव को भी अनजाने में अपने साथ खींच लिया। अरे तो ध्रुव है, भाग्य ने हमको अपने पास भेजा है, इसको हमारे पास भेजा है। इसको तुरंत नियंत्रण कक्ष में लाओ और युवती को दिखाओ, शायद ये उस युवती को पहचान सके और हमको बेड़ कड़ी को रोकने का कोई रास्ता मिल सके। ध्रुव, इधर आओ। ये सब क्या हो रहा है? धनंजय किससे लड़ रहा है और ये मुसीबत कहाँ से आई? यही तो हम तुमको बताना चाहते हैं। आओ। और फिर नियंत्रण कक्ष में फिर गोलों से बना यह प्राणी बेड़ कड़ी खड़ा हुआ और चंडकाल को ले जाने की कोशिश करने लगा। हमारे दूसरे योद्धा जब तक इसको रोकने में असफल हुआ, धनंजय हमको खुद
उससे भिड़ने जाना पड़ा। और वह लड़की कहाँ है? देखो, वह रही है वह लड़की। ध्रुव की आंखें लड़की को पहचानने में व्यस्त हो गईं और उधर धनंजय बेड़कड़ी को रोकने में व्यस्त था। चंडकाल को अगर तू ले जाने में सफल भी हो गया बेड़कड़ी, तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इसके मस्तिष्क में इसकी याददाश्त नहीं है। इस वक्त ये बिना ईंधन का वाहन है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझको चंडकाल लाने का आदेश मिला है तो मैं चंडकाल को लेकर जाऊंगा, चाहे वह किसी भी हालत में क्यों ना हो। और इधर स्क्रीन पर नजर गड़ा है ध्रुव चाकोटा। मैं समझ गया। बताओ वह लड़की कहाँ पर है? सुश्रुतरा गृह में, यानी चिकित्सा कक्ष में। मुझे तुरंत वहाँ का रास्ता दिखाओ, जल्दी, समय कम है। सुश्रुतरा गृह में सारी तरह की आजमा ली, स्त्री होश में नहीं आ रही। इसको होश में लाने का तरीका मुझे पता है। ध्रुव, क्या है वह तरीका? यह उफ, ये क्या, तुमने तो इसे गिरा दिया, पर क्यों? वह इसलिए मूर्खों, क्योंकि ये बात वह समझ गया है जो तुम लोग अभी तक नहीं समझ पाए। कमाए लड़के, पर तूने मुझे पकड़ा कैसे? तुम्हारे गले की हरकत से। मैं स्क्रीन पर तुमको और बेड़कड़ी को एक साथ देख रहा था। जब बेड़कड़ी ने स्क्रीन ने बोला तो तुम्हारे गले में उन्हीं स्वरों के कंपन हुए। जाहिर था कि बेड़कड़ी तुम्हारी बोली बोल रहा था, और अगर ऐसा था तो यह भी स्पष्ट था कि तुम ही उसे अपने इशारों पर चला रही हो। तुम्हारे उसके शरीर में अपनी जान है ही नहीं। वह इसलिए नष्ट करना मुश्किल साबित हो रहा था। और जब तक तुम सब समझ ही गए हो, तो फिर डंकनी का असली रूप भी देख लो। ओहो, यह तो भाग रही है। ये ज़रूर बेड़कड़ी की मदद के लिए जाएगी। नहीं, इसको अगर ऐसा करना होता तो बेहोश होने का नाटक ना करती। इसका मकसद कुछ और ही है। इसका पीछा करना होगा। डंकनी रो बेड़कड़ी के संपर्क की तीव्रता क्षीण हो रही थी, इसलिए धनंजय को उस पर हावी होने का मौका मिला था। तेरी शक्ति कम हो रही है बेड़कड़ी, इसलिए तू मेरे मेघास्त्र से बच नहीं पाएगा। जल बेड़कड़ी पर जल बेअसर है और मुझ में जंग नेता नहीं। आओ, ये जल तो कुछ अजीब है। ये जल नहीं, अम्ल है, एसिड। इस पर तुझ पर अम्लीय वर्षा हो रही है ताकि तुझको जल्दी गलाया जा सके, लेकिन ये राक्षस चंडकाल के राक्षसी शरीर पर असर नहीं करेगा। तू गलेगा और चंडकाल को हम फिर से बंदी बना लेंगे। यदि ऐसा है तो फिर मुझे इस युद्ध का रुख ही बदल पलटना होगा। बेड़कड़ी की चैनें लंबी होकर एक संयंत्र में जा घुसी और संयंत्र के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। अरे, ये संयंत्र तो हमारे नगर की वायु को स्वच्छ रखने का काम करता है। अगर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो सभी स्वर्णनगरी वासियों का दम घुटने लगेगा, मेरी तरह। हाँ, अब मुझको भला कौन रोकेगा, क्योंकि तेरा शक्ति तीर भी तेरे साथ बेदम हो रहा है। अम्ल वर्षा थम रही है। धनंजय का ख्याल एकदम सही था। वायु संयंत्र क्षतिग्रस्त होने का असर जल्दी सामने आने वाला था। ये तो उस कक्षी तरफ जा रही है चंडकाल कैद था। मैं समझ गया। धनंजय ने बेड़कड़ी को बताया था कि चंडकाल की स्मृति को उससे अलग कर दिया गया। ये बात बेड़कड़ी के जरिए इसको भी पता लग गई है। ये उस स्मृति को लेने जा रही है, लेकिन मैं तो सफल नहीं होने दूंगा। वो दम क्यों घुट रहा है? क्योंकि मैंने बेहोशी के नाटक के दौरान मानस तिरंगे के जरिए पूरी स्वर्णनगरी का चप्पा चप्पा छान मारा था। अब मेरे आदेश पर बेड़कड़ी उस संयंत्र को नष्ट कर दिया है जो इस शीश गुंबद को वायु को स्वच्छ रखता है। अब या तो तुम दम घुटने से मरोगे या मेरी किरणवाणों से। मुझे किसी भी हालत में रोक नहीं सकते, क्योंकि ना मुझे सांस लेने की आवश्यकता है, ना ही बेड़कड़ी को। आह, दम घुटने से पहले इसे रोकना होगा। तेरी ये पतली रस्सी मुझे रोक नहीं सकती। अरे, मैं तो मोटी बेड़ियों को भी तोड़ डालती हूँ, लेकिन अब तू जरूर मरेगा, क्योंकि तूने खुद ही मेरी किरण को अपने ऊपर आने का रास्ता बना लिया है, और इस तार जैसी रस्सी के जरिए। आज ध्रुव की फुर्ती का इम्तिहान था। तार के रास्ते होती हुई किरण ध्रुव के शरीर को खाक करने के लिए चल पड़ी, लेकिन किरण के आने से पहले ही ध्रुव ने स्टार लाइन को दूसरे सिरे से भी दाग दिया था, और वह तार के रास्ते पर चलकर किरण की शिकार छोड़कर शिकारी की तरफ ही मुड़ गई। आ तेरा खेल खत्म हुआ डंकनी। अब तू चंडकाल की स्मृति कभी हासिल नहीं कर पाएगी। आक, इस भ्रम में मत रह मानव। अगर मेरी किरण ने मुझे ही घायल किया तो स्मृति हासिल नहीं कर सकती। मैं उसे हासिल करूंगी, अवश्य करूंगी। ना तो सांस लेने को तड़पते स्वर्णवासी स्वर्णनगरी वासी मुझको रोक पाएंगे, ना ही तुम। मदद की आवश्यकता है, पर यहाँ पर तो ना वायु चले, न थल चले, न जल चले। मदद मांगू तो किससे मांगू? सारे स्वर्णनगरी वासी बिना पानी की मछली की तरह छटपटा रहे हैं। बिना पानी की मछली। यस, मिल गया रास्ता। स्वर्णनगरी वासियों को बचाने का और डंकनी को हराने का भी। चिकित्सा अधिकारी जी, मुझे जल्दी से एक जानकारी चाहिए। धनंजय बेड़कड़ी को रोकने की नाकाम कोशिशें जारी रखे हुआ था। तू दम घुटने से नहीं बल्कि मेरे हाथों से मरना चाहता है, तो तेरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। ठाक, ये पानी कहाँ से आ रहा है? यही सवाल चंडकाल की स्मृति हासिल कर चुकी डंकनी की जुबान पर ही था। ये पानी कहाँ से आ घुसा? खैर, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा तो काम हो चुका है। तुम्हारा काम शुरू नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है डंकनी। तू फिर आ गया माना, और अब तेरे इशारे पर जलकर मुझे आप करने हैं, लेकिन तेरा दम अब क्यों नहीं घुट रहा है? सिर्फ मेरा नहीं, अब किसी भी स्वर्णनगरी वासी का दम नहीं घुट रहा है, क्योंकि सभी स्वर्णनगरी वासी अपने गलों में लगे एक विशेष यंत्र द्वारा मछली
की तरह सांस ले सकते हैं, वैसा ही एक यंत्र मेरे गले में भी लगा है और इस यंत्र की मदद से मैं जल में भी बात की जा सकती है। उफ, चारों तरफ से विशाल जलचर मुझ पर वार कर रहे हैं। इन सबको मार पाना असंभव है। किसी भी तरह स्मृति बॉक्स को चंडकाल के तक पहुँचाना होगा, लेकिन तभी चंडकाल आज़ाद होगा। पर यह होगा कैसे? मैं बेड़कड़ी तक तो नहीं पहुँच सकती, पर मुझ तक मैं नहीं आ सकता क्योंकि जलचरों ने उसको भी घेर रखा है। बेड़कड़ी ने जलचरों के अलावा जल वनस्पतियों को भी घेर रखा था। ओफ, एक तो जल में वैसी हरकत करना मुश्किल है, ऊपर से ये सिवार मेरे अंगों को जाम किए जा रहा है। अब यहाँ से बचकर निकल पाना असंभव है। एक ही रास्ता है। डंगनी के दिमाग ने एक रास्ता ढूंढ लिया था। बेड़कड़ी की चेनें एक बार फिर लंबी होने लगीं और डंगनी के हाथ में थमे स्मृति बॉक्स तक जा पहुंची। स्मृति बॉक्स ने चेनों का स्पर्श होते ही ऊर्जा तरंगों के रूप में चंडकाल की स्मृति चैनों से होती हुई बेड़कड़ी के चैनों से लटके चंडकाल के शरीर तक जा पहुंची और चंडकाल जाग उठा। ओफ, ये क्या अनर्थ हो गया? यह मैं कहाँ गया हूँ? हाँ, याद आया, मैं स्वर्ण नगरी में कैद हूँ। ध्रुव धनंजय की चाल का शिकार होकर मैं यहाँ कैद होकर खुद ही आ मरा था, पर मैं आज़ाद कैसे हुआ? खैर, जो भी है, जिसने भी आज़ाद किया है, फिलहाल तो मुझे यहाँ देवों की नगरी को नष्ट करने होने का फ़ायदा उठाना नष्ट करनी है मुझे नगरी। उस चंडकाल आज़ाद हो तो गया, लेकिन मैं लड़ने के लिए यहीं पर रुकना चाहता है। उसको तो यहाँ पर से भागना है, वरना अगर मुझे फिर से पकड़ा गया तो हमारी सारी मेहनत योजना चौपट हो जाएगी। एक ही रास्ता है, मुझे अपनी जान देनी होगी, तभी मेरा अभियान सफल होगा। अरे, ये किसने क्या किया? ये आराम से बच सकती थी, फिर भी इसने जानबूझकर सोड फिश की सोड को अपने सीने में घुसने दिया और इसके अंदर से एक ऊर्जा निकल रही है। उस ऊर्जा का निशान चंडकाल था। आज चाहे पूरी स्वर्ण नगरी को एक साथ टक्कर देनी लेनी पड़े, लेकिन चंडकाल स्वर्ण नगरी का नामो निशान मिटाकर ही ये ऊर्जा कहाँ से आई? ऊर्जा चंडकाल को संदेश दे रही थी। ओह, मुझे आज़ाद कराने के पीछे एक खास मकसद है। मुझे पहले उस मकसद को पूरा करना है और उसके लिए मुझे फिर वह शक्ति देवों को नष्ट करने में मुझे सहयोग देगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। ओह, चंडकाल, मुंह से खाली फुहार निकल रही है, पानी गंदा होता जा रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। कहाँ है चंडकाल? उफ, हम इस पानी में सांस नहीं ले सकते। पानी को शीश गुम्बद से बाहर निकालना होगा। अब कोई समस्या भी नहीं होगी, वायु संयंत्र की मरम्मत कर ली गई है। पानी के साथ साथ चंडकाल भी स्वर्ण नगरी से गायब हो चुका था। चंडकाल यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा, वह जा चुका है। चंडकाल राक्षसों का पृथ्वी पर आखिरी वंशज है। आखिर उसका पहला और आखिरी मकसद है। उसका पहला और आखिरी मकसद जानी दुश्मन देवों का अंत। आखिर ऐसा क्या काम हो सकता है चंडकाल के लिए देवों को ख़त्म करने से भी ज़्यादा जरूरी हो गया? वह तो हमारा मुकाबला करने के लिए एकदम तैयार था, फिर एकाएक भाग के खड़ा हुआ है। भागा नहीं है, मेरे ख्याल से उसको भगाया गया है उस शक्ति द्वारा जिसने उसको आज़ाद करने के लिए डंकनी और बेड़कड़ी जैसे प्राणियों को भेजा था। और ऐसी शक्ति का जो भी काम चंडकाल करेगा वह कम से कम भला काम तो नहीं होगा। तुम सही कह रहे हो ध्रुव, पूरे सागर में से मुझको चंडकाल के संकेत नहीं मिल रहे हैं। वह जरूर धरती पर है और चूंकि वह हमारी कैद से भागा, इसलिए उसको बंदी बनाना भी हमारा फर्ज है। इससे पहले कि चंडकाल कुछ तबाही मचाए, उसको वापस लाना होगा। मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी पर चलकर चंडकाल की तलाश करूंगा। ठीक है धनंजय, इस वक्त चंडकाल की तलाश से बढ़कर और कोई ज़रूरी काम नहीं है इधर। इस वक्त मुसीबत कहीं और टूटने वाली थी। ये हम कहाँ जा रहे हैं निशा? महानगर की सीमा तो ख़त्म हो रही है, आगे तो पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है। तुमने तो कहा था कि हम भारतीय कम्युनिकेशन के लिए कुछ नए संचार उपकरण खरीदने जा रहे हैं। मैं तो सच कहा था, बस ये नहीं बताया था कि उपकरण हमको राजनगर से खरीदने हैं। बस पहाड़ी इलाका के बाद राजनगर का इलाका शुरू हो जाता है। ओह, तुम मुझको पहले बता देती तो मैं कभी नहीं आता। मैं जानती थी, इसलिए तो मैंने तुमको नहीं बताया, वरना तुम मेरे साथ आते ही नहीं। निशा, सामने देखो। ओह गॉड, ये लुढ़कती हुई चट्टान कहाँ से आ गई? वो बाल बाल बचे बचे का निशा, सामने और चट्टानें लुढ़कती नजर आ रही हैं। इनका आकार पहली वाली चट्टान से ही बड़ा है। बचो, पता करना होगा ये चट्टानें कहाँ से आ रही हैं। निशा जैसे ही चट्टानों से बचाने के लिए कार को लहराएगी, मैं बाहर गिरकर नीचे गिरने का नाटक करूँगा। ओ राज, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, राज नीचे गिर गया। न जाने उसको कितनी चोट आई होंगी। अब मैं क्या करूँ? चट्टानों के आगे स्पीड और साइज दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। अब तो कार लहराकर भी जगह नहीं बची, टक्कर होकर रहेगी। मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। लगता है मैं उड़ रही हूँ, शायद मैं मर गई हूँ। मेरी आत्मा परलोक जा रही है। बाय दुनिया वालों, बाय। बाय नहीं, हाय बोलो। निशा, तुमको मैं परलोक नहीं बल्कि सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने आया हूँ। नागराज, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? राज ने गिरते गिरते मोबाइल से मुझसे संपर्क किया और सौभाग्यवश में पास में ही था। यानी राज बच गया है, शुक्र है। हाँ, राज तो बच गया, पर अब वह अपनी चोटों का इलाज कराने चला भी गया है। लेकिन मुझे इन चट्टानों के एक शहर में आने का कारण ढूंढना होगा। यह ना तो संयोग है, ना कोई मामूली घटना। मुझे इस मुसीबत का पता लगाकर इनको रोकना होगा। ज़रा संभल कर नागराज, और जो भी खबर मिले मुझ तक जरूर पहुँचाना। ओके निशा। चट्टानें पहाड़ियों की तरफ से आ रही थी, लेकिन पहाड़ियाँ तो यहाँ से काफ़ी दूर हैं। फिर वहाँ से आने वाली चट्टानों की गति तो इतनी तेज़ नहीं हो सकती।
नागराज को जल्दी ही अपने सवालों का जवाब मिलने वाला था। चट्टानें तो इसी तरफ से आ रही हैं, लेकिन इनको किस चीज़ से फेंका जा रहा है कि दूरी जाने की बजाय इनकी गति कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। इनको मैं भेज रहा हूँ क्योंकि ये चट्टानें मेरे इशारों पर काम करती हैं और मैं इनके अंदर जान भरता हूँ। मैं हूँ ओहो, और इनकी मदद से दूसरों की जान निकालता है प्रस्तर। ओ, तो ये तेरा काम है प्रस्तर, लेकिन तू है कौन? चट्टानों को शहर की तरफ क्यों फेंक रहा है? मेरे शहर में तबाही फैलाने के लिए, तेरे शहर में, और ताकि तबाही फैलाने पर तू तबाही फैलाने वाले को ढूंढता हुआ यहाँ पर आ जाए, प्रस्तर के हाथों खुद तबाह हो जाए। मुझको या महानगर को तबाह करके तुमको क्या मिलेगा? क्यों तबाही फैलाना चाहते हो तुम? प्रस्तर आदेश का पालन करता है। प्रस्तर अपने मालिक का आदेश नहीं पूछता। तू पहाड़ी ऊंचाई पर खड़ा है, यहाँ से तू गिरकर मरेगा। तेरे पैर के नीचे का पत्थर तुझे अपने ऊपर टिकने नहीं देगा। मुझे गिराना इतना आसान नहीं है प्रस्तर। मैं किसी भी सतह पर चिपक सकता हूँ, लेकिन नागराज के स्पर्श करते ही हाथ के संपर्क में आने वाले पत्थर भी लुढ़कने लगे। तुझे किसी पत्थर पर टिकने की जगह नहीं मिलेगी नागराज, क्योंकि यहाँ मेरा राज है। चट्टान नागराज को कुचलती हुई निकल गई और एक घायल नागराज को संभलने का मौका तक नहीं मिला, क्योंकि चट्टानों को नागराज के अपने ऊपर गिरने रहना भी गवारा नहीं था। ओफ, ऐसे तो मैं सतरिया मार जाऊंगा। बचने का, गिरने का एक ही तरीका है, नागरस्सी का प्रयोग। नागरस्सी भी नागराज के शरीर के कंक के समान थी, इसलिए चट्टानों से उसे लिपटने देने से इनकार कर दिया था। उफ, नागरस्सी का प्रयोग भी असफल रहा। अब गिरकर मरने से तो मुझे इच्छाधारी शक्ति भी नहीं बचा सकती। अगर सीधे गिरने होता तो ज़मीन से टकराने से पहले ही उस शक्ति का प्रयोग करके बच जाता, लेकिन यहाँ तो मुझको टकराने हुए गिरना पड़ेगा। बार बार इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करना संभव नहीं है। एक तरीका है, बस ये कि मैं चट्टानों पर खड़ा रहूँ और एक दूसरी चट्टान पर उछलता रहूँ, ऐसे ही प्रस्तर पर बीच बीच में वार करता रहूँ। ऐसे तू भला कब तक बचेगा नागराज? ले, मैं चट्टान की थोड़ी सी और शक्ति दे देता हूँ। उफ, अब मैं सिर्फ पैर के नीचे की चट्टानें मुझे उछलने नहीं दे रही, बल्कि आसपास की चट्टानें मुझ पर हमला कर रही हैं और प्रस्तर पर मेरे वारों का असर नहीं हो रहा है। ऐसे तो मैं जल्दी नीचे गिर जाऊंगा। कुछ ऐसा करना होगा कि प्रस्तर अपनी इस शक्ति को रोकने के लिए मजबूर हो जाए, पर यह होगा कैसे? तेरे विस्फोटक वार मुझे थोड़ा बहुत तो तोड़ सकते हैं, पर पूरी तरह से नहीं। तू मुझको तोड़ नहीं सकता नगराज, पर मैं तुझको जरूर तोड़ सकता हूँ। मैं तुझको तोड़ कर रहूँगा। अब तो इसको रोकना ही पड़ेगा, और अगर इसकी शक्तियाँ इसको नहीं रोक पा रही हैं तो इसकी अपनी शक्ति ही इसको गिराएगी। नागराज का घायल शरीर अपने ऊपर हो रहे वारों को नज़रअंदाज करते हुए उछलती हुई चट्टान पर कूदने लगा। ओ, तू मेरे एकदम से पास आ रहा है? तू मेरे हाथों में मरना चाहता है? तो आजा मेरे पास। नागराज के पैर का इस चट्टान से स्पर्श होते ही, जिस पर प्रस्तर खड़ा था, प्रस्तर के आदेश का पालन करते ही चट्टान कूद पड़ी। प्रस्तर का चट्टान से ही नीचे गिरा। अब तू अपनी शक्ति को रोक ले प्रस्तर, वरना मैं इस चट्टान पर कूदता रहूंगा जिस पर तू खड़ा होगा। तो दोस्तों, इस कॉमिक्स पर काले कॉमिक्स का पार्ट 1 हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके अगले भाग पार्ट 2 में। तो कैसे नागराज निपटेगा प्रस्तर से, तो आप जो है देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।